हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे लेकर के आ गई हूँ आपके लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर। पूरा पेपर सॉल्व करेंगे दोस्तों। 60 क्वेश्चन इट मीन्स ये है एसएसटी का पेपर सोशल स्टडी के लिए, जूनियर लेवल सोशल स्टडी के लिए सामाजिक अध्ययन। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, सामाजिक अध्ययन 6 to 8 के लिए हम आज देखेंगे व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न पत्र का हल, जो कि आपका 16 फरवरी 2014 का पेपर है। तो 2014 का इस समय हम कर रहे हैं। पिछला पेपर मैंने जो कल वीडियो दिया था वो 2013 का था। उसके पहले जो गए हैं वो 12 एंड 11, 12, 13 ये हो चुके हैं। 14 का आज हो रहा है। ऐसे करके दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा कराऊंगी। तो दोस्तों आज थोड़ा सा ये टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हम पूरा 60 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 10-5 मिनट के वीडियो से अब हमारी तैयारी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए हम 6 to 8 का सोशल स्टडी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? राज्य सरकार का कौन सा कार्य? देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना, और बी ऑप्शन है 1000 के नोट का नया डिजाइन लागू करना, एंड सी ऑप्शन है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, एंड डी ऑप्शन है 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। अब देखिए राज्य सरकार का है क्या, राज्य सरकार का कार्य इसमें कौन सा हो सकता है? तो राज्य सरकार का कार्य है बोर्ड की परीक्षा को बंद करा सकती है राज्य सरकार। और आप जानेंगे कि राज्य सरकार क्या क्या कर सकती है। यहाँ तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। राज्य सरकार का कार्य है वो बोर्ड की परीक्षाएं जो होती हैं राज्य सरकार के अंतर्गत होती है, तो वो इसे बंद करा सकती है। 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा का बंद करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। और क्या क्या आता है? देखिए, करेंसी जारी करना, अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करना, ट्रेनों का संचालन करना, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये चीजें आप नोट कीजिएगा। जरूरी नहीं है पिछली बार आया है ये क्वेश्चन 2014 में, तो फिर 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा की बात ही आए। ऐसे पूछ सकता है कि ट्रेनों का संचालन किस सरकार के अंतर्गत आता है, किसका कार्य है, ठीक है। और करेंसी जारी करना किसका कार्य है। तो ये आप नोट करेंगे। जब भी दोस्तों क्लास शुरू हो तो आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठिए और इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट किया कीजिए, ठीक है। करेंसी जारी करना, अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करना, ट्रेनों का संचालन करना भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, कारण क्या है? ठीक है, कारण ही पूछ रहा है कि दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की जो दर है ये सबसे अधिक है। तो ऐसा क्यों होता है? लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण, शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण, क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं इस कारण, या गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। तो बताइए क्या होगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। देखिए, गरीबी और ये गरीबी के कारण ही समाज में भेदभाव होता है, गरीब अमीर ये चीजें। तो यही चीज है जिससे कि दलित और आदिवासी लड़कियां जो है स्कूल छोड़ने की दर सबसे कम है, वो मजबूर हो जाती हैं, स्कूल छूट जाता है, वो पढ़ नहीं पाती, शिक्षा नहीं ले पाती है, आगे नहीं बढ़ पाती हैं, ठीक। ये एक कारण हुआ। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? ये कुछ विज्ञापन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? देख लीजिए कौन कौन सा सामाजिक है। लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए, अतिथि देवो भव, जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो इसमें से पूछ रहा कौन सा सामाजिक नहीं है। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, कौन सा सामाजिक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, ये सभी सामाजिक है, समाज के इर्द गिर्द होने वाली चीजें हैं। लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, गाड़ी चलाने की बात हो रही है, समाज के बीच समाज के लोगों को बताया जा रहा है। पानी की बूंद बचाइए, समाज के लिए इंपॉर्टेंट है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है, अतिथि देवता होता है हम लोगों की, तो ये भी समाज के अंतर्गत आने वाली ये सारी चीजें हैं। यहाँ क्या है? जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये है क्या? ये एक तरीके से व्यवसायिक है, व्यवसाय के बारे में है। तो क्या पूछा गया? नहीं। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा सही, क्योंकि ये नहीं है। तो नहीं वाली चीजों में देखिए समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ समझिएगा कि जो नहीं होगा वही आंसर होगा, यानी कि वही राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये जो विज्ञापन है ये व्यावसायिक विज्ञापन है, ठीक है।
समाज में अन्य लोगों को जीवन को प्रभावित करते हैं। ये इसमें समायोजन और सहयोग की भावना का विकास होता है बाकी और सारी चीज़ों में। बट जीवन बीमा जो है सामाजिक नहीं बल्कि व्यावसायिक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया होगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या कौन सा ऐसा मुद्दा है जो महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी मीडिया का ध्यान उस पर नहीं गया है। बाकी सारी चीज़ों को मीडिया बहुत उछालता है, जैसे लैंगिक संवेदनशीलता, पानी, पीने का पानी, हत्याएं और भवनों को गिराना। बताइए मीडिया किन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर देती है, बट कौन सा ऐसा चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उस पर जोर नहीं दिया गया, उस पर मीडिया का ध्यान नहीं जाता है। क्या हो सकता है? कन्फ्यूजन हो सकता है दोस्तों, आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं जब तक कि आप फैक्ट ना समझे। तो आपको आंसर हम बताते हैं, ये है ऑप्शन बी, पीने का पानी। देखिए लैंगिक संवेदनाएं, इनको लेकर के मीडिया में बातें उछलती रहती हैं। हत्याओं को लेकर सबसे ज़्यादा, मर्डर वगैरह, और भवनों को गिराना, कहाँ पे कहाँ भूमि अधिग्रहण हुआ, कौन सा भवन गिराया गया, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन पीने का पानी कितना महत्वपूर्ण एक मुद्दा है जिसे मीडिया बिल्कुल भी महत्व नहीं देती है, कि मीडिया इसको उछाले और हर जगह शुद्ध पानी मिले लोगों को। तो ये एक पॉइंट है, पीने का पानी। ठीक, राइट आंसर आपका हो गया बी ऑप्शन। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है और शक्तियों का पृथक्करण, और एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। क्या पूछ रहा है? प्रावधानों में से भिन्न को पहचाने। इन सब में से ये जो 4 प्रावधान है ये न्यायपालिका के संदर्भ में ही है। इनमें से सबसे भिन्न को आपको पहचानना है। तो सबसे भिन्न आपका कौन सा होगा दोस्तों? इसमें सबसे भिन्न है आपका शक्तियों का पृथक्करण। देखिए शक्तियों का पृथक्करण जो है वो न्यायपालिका के संदर्भ में नहीं होता है, ये मुख्यतः भारतीय संसद का विषय है, इसलिए ये पृथक्करण है। ये इसलिए सबसे भिन्न है। क्यों सबसे भिन्न है? क्योंकि सारी बातें तो न्यायपालिका से संबंधित है, ये भी और ये भी और ये भी, लेकिन ये जो है शक्तियों का पृथक्करण, ये किससे संबंधित है? भारतीय संसद का विषय है ये। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी के बसु दिशा निर्देश गाइडलाइंस निम्नलिखित में से किसके बारे में है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उससे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके, किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियां, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना, या स्कूल में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना। ये चारों चीजें, ये 4 ऑप्शन जो है ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ऑप्शन। क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी के बसु का जो डी के बसु थे उनके द्वारा निर्धारित सर्वोच्च न्यायालय का ये जो गाइडलाइन था, इनमें से किसके बारे में है? उनका गाइडलाइन क्या था? ये आंसर आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोक रखने तथा उसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीकों के संबंध में डी के बसु का दिशा निर्देश था, वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो आपका पहला आंसर राइट हो जाएगा। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। पूरा 60 क्वेश्चन करना है दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। अगर इस तरीके से आप डेली प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा कर लेते हैं, 60 क्वेश्चन रोज अगर आप वीडियो देखते हैं, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को जिसको आप चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं कि वो आपके दोस्त आपके साथ सेलेक्ट हों, तो आप उन्हें शेयर कीजिएगा कि हम पूरे 60 क्वेश्चन करा रहे हैं। और अगर दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे तो आप अपने एग्जाम में पूरा अच्छे से आप अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है सभी रिवाइज कराए जाएंगे, और ये पूरे पेपर हो जाने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं हम। आप अगर फर्स्ट व्यूअर हैं, पहली बार हमारा देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आई बटन को जो है क्लिक कीजिएगा कि आपको वीडियोज़ मिलते रहें। ठीक है, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। 60 क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार करना और फिर उस पर उसको शूट करना, उस पर स्टडी करना और फिर आप लोगों तक पहुंचाना बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो आपको, हमारा चैनल आपको और भी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कर सके, आपके भविष्य के लिए और भी बेहतर चीज़ें ला सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम गवाए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बट कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? ये सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, ये कब का मामला है? ये 1991 का मामला है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, ये 1991 का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय में क्या निर्णय दिया था? यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए ऑप्शन लेंदी है तो चारों को पढ़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको 60 क्वेश्चन करना है। तो आप देखिए आंसर, और ऐसा क्यों हुआ उससे आधारित
फैक्ट को देखिए। जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल, ये था राइट आंसर। देखिए सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य जो है 1991 का मामला था, मानव जीवन से संबंधित है। नोट कीजिएगा, मानव जीवन से संबंधित है 1991 का मामला। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि ये आपका आंसर इसमें इंक्लूड हो जाएगा। जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा अधिकार शामिल होना चाहिए। दोस्तों अगर पानी और हवा ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं कि जो जीने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ये था प्रदूषण मुक्त पानी और हवा, ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी चीजें ना मिले तो भी आप कुछ दिन तक जी सकते हो, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया गया? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, सर्कल कर लीजिए और ऐसे ही आप करते रहेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। क्वेश्चन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तब भी आप जब भी नहीं देखेंगे तो असत्य देखेंगे तो आप उसे सर्कल जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, शामिल नहीं किया गया। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया गया? तो यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। देखिए हमने आपको एक टैग वर्ड दिया है, ढूंढिए कहाँ है आपका टैग वर्ड। देखिए ये रहा, केवल। अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर जहां अगर नहीं पूछा है तो जहां आपका केवल आ जाए वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नकारात्मक है और ये भी नकारात्मक है। जब नकारात्मक चीजें मिल जाती है तो आंसर वही होता है। लेकिन जहां पर अगर दिया जाए कि क्या शामिल किया गया, वहां पे जहां जहां केवल आएगा उसको आप निकाल देंगे, उसे छोड़ करके दूसरे ऑप्शन पे आप जाएंगे। केवल वाला तो कतई नहीं होगा अगर पॉजिटिव आंसर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आंसर वही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। सीटेट का देखिए क्वेश्चन ऐसे ही होता है। एज अ टीचर आपको कैसे क्या करना चाहिए? एक नए प्रकार के कार्य को देने के लिए एज अ टीचर, आप हो, हम हो, कोई भी हो, हमें विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। क्या अवश्य बताना चाहिए बताइए? हमें ये बताना चाहिए कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम की उसकी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या हैं। इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम, जो अधिगम मतलब जो हम सीखेंगे उससे उसकी या शिक्षिका की विद्यार्थी से अपेक्षाएं क्या हैं, या इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होना चाहिए कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा या नहीं होगा, या अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिभार के बारे में। क्वेश्चन देखिए 2 बार जरूर पढ़िएगा जिससे कि बात समझ में आए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को। एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले, एक नया प्रकार का कार्य है, इसको देने से पहले शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अवश्य ही बताना चाहिए। एक टीचर्स को अपने स्टूडेंट से कहना चाहिए कोई भी एक नए प्रकार का कार्य देने से पहले, जिससे कि बच्चों को ये पता रहे कि हमारे टीचर्स हमसे चाहते क्या हैं, हमें क्या करना है, किस तरीके करना है। क्योंकि बात दिया गया है यहाँ पर नए प्रकार के कार्य, डेली रूटीन के जो पढ़ने वाले कार्य हैं वो नहीं, बल्कि कुछ नया अगर हम देते हैं तो उस कार्य को करने के लिए टीचर का एक्सपेक्ट क्या है एक बच्चे से, तो यही चीज बताना चाहिए। आपका यहाँ पहला ही हो जाएगा। देखिए अपेक्षाएं, विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है ये बताना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं बच्चे से, जो हम नए तरीका जो काम दे रहे हैं। तो आपका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से समझेंगे, 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। पहले बार में एक बार क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। देखिए इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। आप सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनेंगे। कौन सा बच्चा है, कौन सा मतलब कार्य है किस बच्चे का जो सबसे रचनात्मक हो, वही सबसे रचनात्मक होगा। तो चलिए चूज करते हैं। थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीजें बना सकता है। दूसरा, कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। तीसरा, अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है, महंगी सामग्री प्रयोग न करने के प्रति सचेत है। और चौथा, शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। चारों चीजें अच्छी हैं, बट पूछा क्या जा रहा है? 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री
व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया है। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। सबसे अधिक रचनात्मक बच्चा कौन सा है? देखिए, सबसे अधिक रचनात्मक बच्चा, यहाँ थोड़े से मार्गदर्शन से बहुत अच्छी चीजें बना सकना, मतलब सबने कुछ न कुछ तो किया है, लेकिन सबसे अधिक पूछा है तो सबसे अधिक देखिए, कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को, देखिए व्यर्थ सामग्री को, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा कि व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखना, बेकार चीजें, अनयूजफुल चीजों को यूजफुल बना लेना। ये बच्चा सृजनशील होगा, तभी कर पाएगा, जिज्ञासु होगा कि नहीं कैसे क्या हो सकता है, देखें क्या इससे भी कुछ हो सकता है, ये बेकार चीज पड़ी हुई है। और बाकी कम खर्च लगाना, तो कुछ ना कुछ तो खर्च लग रहा है, और सबसे ज़्यादा बेस्ट यही होगा। कौशल से, अपनी कुशलता से, अपनी स्किल से, जो उसके पास स्किल हैं, कुशलताएं हैं, उससे परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यहीं से कवर होता है कि व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है जो बच्चा, वो सबसे ज़्यादा सृजनशाली होगा, रचनात्मक होगा। सो आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट उपयोगी होते हैं। क्या प्रोजेक्ट उपयोगी होता है सामाजिक परियोजना के लिए? विषय आधारित कार्यों में, यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो, यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, कक्षा अथवा घर पर समूह के कार्य करने के लिए। तो ऑप्शन ए भी ऑप्शन दिया हुआ है आपका, यहाँ पर ऑप्शन है पहला और चौथा, तीसरा चौथा, दूसरा चौथा, या पहला दूसरा। तो देखिए यहाँ पर दिया है विषय आधारित कार्यों में प्रोजेक्ट उपयोगी होते हैं, परियोजना कार्य दिया है, तो पहला आपका हो जाएगा राइट आंसर, पहला और चौथा, पहला और चौथा राइट हो जाएगा। कैसे राइट हो जाएगा समझिएगा। पहला देखिए क्या है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य विषय आधारित तथा सबसे परिवेश के हिसाब से सामूहिक होते हैं। यह परिवेश बालक का विद्यालय, कक्षा एवं उसका घर होता है, अतः विकल्प पहला और चौथा सही होगा। क्या है चौथा में? कक्षा अथवा उसका घर पर समूह में कार्य करने के लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा, और आपका पहला हो जाएगा ये फर्स्ट एंड फोर्थ, जब इसको इंक्लूड करेंगे हम फर्स्ट और फोर्थ को मिला करके, तो ये वाला बनेगा, ठीक है, आंसर यहाँ वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि इसलिए अनिवार्य है क्योंकि उन्हें, ऑप्शंस हैं आपके, उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाएं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। जी हाँ, आपका यही आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। सर्वेक्षण परियोजना विषय पर समूह में चर्चा, कंप्यूटर की सहायता से प्रस्तुति करना, या निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा। देखिए क्या होगा, सबसे बेस्ट होता है आपका सर्वेक्षण परियोजना। जब सर्वेक्षण करेंगे परियोजना के तहत, तो आपको ये पता चल जाएगा क्यों खुले स्थान तेजी से, सार्वजनिक स्थान जो है लुप्त हो रहे हैं, उसके लिए आपको सर्वेक्षण करना पड़ेगा। ठीक, आपका राइट आंसर फर्स्ट हो गया। चर्चा करने से नहीं पता चल पाएगा, ना तो कंप्यूटरों की सहायता से आप उतना समझ पाएंगे, निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा, चर्चा परिचर्चा से ये चीजें पता नहीं चल पाएगी जब तक कि आप उसका सर्वेक्षण नहीं करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एनसीएफ 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम से क्वेश्चन आता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया। पहले तो ये नोट कर लीजिए कि एनसीएफ एनपीई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई जो है 1986 है। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तो आप जान ही रहे हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है कि एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था। तो ये जो सुझाव दिया गया था दोस्तों, ये विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए सुझाव दिया गया था। आपका पहला ही राइट हो जाएगा, विकलांग बच्चों को नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए एकीकृत कार्यक्रम और समावेशी कक्षा जो होता है, समावेशी शिक्षा जो होता है, ये दोनों एक जैसे वर्ड है, ये दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन राइट। ये देखिए बहुत लेंदी है। आठवीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त होगा? इस तरीके से करने के लिए बताइए कौन सा सबसे ज्यादा अधिक उपयुक्त होगा उस बच्चे के लिए।
तो यहाँ पे दोस्तों देखो पहला है कि विषय से संबंधित जानकारी देने वालों दो स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानता ढूंढें। तो यहाँ पे आपका देखिए फर्स्ट ही सही हो जाएगा कि विषय वस्तु को कई भागों में बांट कर उसकी समानता तथा असमानता के आधार पर अध्ययन करने के लिए उस विषय वस्तु से संबंधित समझ विकसित होती है तथा उसके बारे में लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, तो आपका पहला ही हो जाएगा, उसके बारे में लिखना आसान हो जाता है। कब, कैसे, जब कि आप क्या करते हैं, कई भागों में बांट करके उसको उससे संबंधित जानकारी वाले दो स्रोत खोजते हैं। आप उसको बांटते हैं, दो स्रोत में खोजते हैं उसे और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? क्या होगा बताइए? चार्ट, कहानी बोर्ड, घटनाक्रम और ग्राफ। दोस्तों कहानी बोर्ड यहाँ पे हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, कहानी बोर्ड एक ऐसा उपागम है जो एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए सबसे अधिक यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कहानी बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को क्या करना है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यहाँ पर पढ़ के अपनी प्रैक्टिस को बना लीजिए। इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है कि आपको वहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा और 1 मिनट में आपको आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे आप पूछ क्या रहा है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। ठीक है, सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं से, जो बहुत परिचित हैं, समाज की वास्तविकताएं जो हैं, ऐसे ही फेक नहीं, जो वास्तविकताएं हैं उनके बारे में गहन जानकारी इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे तथा उनसे प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों को अवेयर करेंगे, उनकी जागरूकता को बढ़ाने का उद्देश्य रखेंगे हम कि उनकी जागरूकता बढ़े। ठीक है, आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए क्या करेंगे? पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों के सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए क्या करेंगे आप उसको? देखिए यहाँ पे आपका ए बी सी डी, स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए और पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों में सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसलिए उजागर किया जाए ताकि संघात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिले, या फिर पाठ्यपुस्तकें देश की सभी भाषाओं, विशेषतः भारतीय संविधान की सूची 8 दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। सबसे बेस्ट आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कि स्थानीय संसाधन, जो भी संसाधन उपलब्ध हैं समय पर और उस स्थान पर, स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। आपको जो भी कुछ पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर समय पे मिल सके, उस समय स्थानीय संसाधन सबसे बेस्ट और प्रासंगिक स्थानीय शिक्षण सामग्री भी आप यूज करके अधिगम प्रक्रिया का भाग बनाइए उन चीजों को। ठीक है, सबसे बेस्ट आपका यही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में सामाजिकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? अच्छे क्वेश्चन है। अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए या ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सके, या टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष तथा महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए, या प्रख्यात और विद्वान प्रवक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। सेमिनार आयोजित करने से ये चीजें दूर होंगी। देखिए, लैंगिक भेदभाव की बात जहां तक है,
विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में सामाजिकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाना है। लैंगिक मुद्दों पर जो लैंगिक भेदभाव है, जो सामाजिकरण उसमें है, समाज के अकॉर्डिंग जो है, इस भूमिका को संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों में क्या करना चाहिए? तो अध्यापकों को केस स्टडी सबसे बेस्ट होता है। कहीं भी आया अगर आपका केस स्टडी, तो केस स्टडी के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। देखिए, अध्यापक को चाहिए कि बच्चों से कहे कि केस स्टडी करें। मतलब बच्चे केस स्टडी कैसे करेंगे? जब समाज में जाएंगे, समाज के बीच जाएंगे और लोगों से बात करते हुए सुनेंगे, पूछेंगे, राय लेंगे, मशवरा करेंगे, और कि मतलब लैंगिक भूमिका जो है, बालक बालिकाओं में अंतर है, क्यों है, कैसे है, तो इसी को कहते हैं केस स्टडी। इस केस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाना। जब स्टडी करेंगे तो बहुत कुछ उनको मिलेगा, उससे वो समझेंगे काफ़ी कुछ, और फिर वहाँ से वो एग्जाम्पल लेकर के आएंगे। तो ये सबसे बेस्ट होगा। अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगी और अवेयर होंगे और सही और गलत का फ़र्क भी पता चलेगा। सो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे बताइए, जिससे क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, राज्य सरकार की बात है इसमें। देखिए, शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। राज्य सरकार के कार्यों के मुद्दे पर विद्यार्थियों की समझ बढ़ाने तथा आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए मूलभूत सुविधाओं पर, जल, स्वास्थ्य, यातायात आदि पर कक्षा कक्ष में व्यापक चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया था? यहाँ पहले से दिया हुआ है स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा की जा सकती है। तो शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने, चर्चा की जाती है किस, जिससे कि क्या होगा चर्चा करने से? शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हों विद्यार्थी, कि ये जो मुद्दे इनके सामने रखे जाए तो उस पर वे आलोचना करें, विश्लेषण करें, ये इसके लिए स्वतंत्र है, इनको ये सब करना चाहिए। सो फर्स्ट ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके। मैं देखिए, आप जब देखेंगे चारों ऑप्शन तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। कई बार मैं बता चुकी हूँ, बट चारों ऑप्शन को मैं पढ़ूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों ये वीडियो। तो थोड़ा सा समझिएगा कि देखिए, भूमिका को याद कराना तो रट्टा मारने वाली चीज़ें तो होंगी नहीं। विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके, सिर्फ जानकारी मिल सके, ऐसी चीज़ें सीटेट एक्सेप्ट नहीं करता है। क्या चाहिए? सभी विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जाए। अब बताइए, हम विद्यार्थियों को कहते हैं कि आंदोलन आयोजित करो, तो बच्चे बचपन से ही, मतलब अपने इस समय से ही उग्रवादी हो जाएंगे। आंदोलन करने से नहीं होगा, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को, उनकी आलोचना करने को, विश्लेषण करने के लिए कहा जाए, जिससे उनके तार्किक क्षमता बढ़े, वो ज्ञान को, सही को, गलत को समझ पाए। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे, इसको क्वेश्चन को जो है पॉज करके, तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैं कई बार ये चीज़ें बता चुकी हूँ कि किसको हम लेंगे, किसको नहीं। देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे भूगोल क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? बताइए, जिससे क्या होगा? देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2015 यहाँ पे तो 5 ही दिया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, पर्यावरणीय चिंताओं तथा उसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके, या फिर भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की, इसके आर्थिक विकास की भूमिका को जाना जा सके, और विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभावों के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2015 एनसीएफ 2015 के अनुसार बच्चों को भूगोल की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकें तथा उनके संरक्षण के संबंध में कार्य के लिए प्रोत्साहित हो सकें। तो यहाँ पे है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पर्यावरण को लेकर के, भूगोल क्यों? पर्यावरणीय चिंताओं तथा उनके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा करना। देखिए, अनुकरण,
आलोचना, विश्लेषण, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो राइट आंसर की तरफ इंगित करती हैं कि अगर ये किसी चीज़ में है तो वो आपका सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपका ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए किसको अपनाना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। दोस्तों देखो, जब भी हम यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको हर जगह वही चीज़ें मिल रही हैं कि ऐसे तरीके जो रचनात्मकता, आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ये जहाँ भी रहे ना, आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य और रचनात्मकता, यही आपका राइट हो जाता है। ऐसे उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सामग्री, देखिए अधिक शिक्षण सामग्री आप कहाँ लगाएंगे, जरूरी नहीं है, मैंने बताया था हर बार शिक्षण सामग्री आपको शामिल हो सके। ऐसी रणनीतियां जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक नहीं, तो आपका पहला ही सही हो जाएगा। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? देखिए, ढांचा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है कि किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा है, वातावरण इस प्रकार होना चाहिए कि बच्चों में स्वतंत्र सोच की प्रवृत्ति, वातावरण कैसा आपको बनाना चाहिए, ऐसे वातावरण, ऐसा ढांचा बनाना चाहिए वातावरण का कि स्वतंत्र सोच की प्रवृत्ति का विकास तथा सहयोग की भावना का विकास हो सके। इसके लिए कक्षा कक्ष वातावरण अत्यंत सुगम तथा प्रजातांत्रिक होना चाहिए। तो यहाँ पे स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना, स्वतंत्र सोच निर्मित होना और सहयोगात्मकता बच्चे, मतलब देखिए परिवेश निर्माण करने के लिए कह रहा है। ढांचा का मतलब क्या हुआ? ढांचा का मतलब आपका पर्यावरण वैसा होना चाहिए, आपका परिवेश वैसा होना चाहिए। ढांचा से अर्थ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ढांचा का मतलब हुआ कि ऐसा इंस्ट्रक्चर बनाना है, ऐसा परिवेश बनाना है, बच्चे के इर्द गिर्द का ऐसा पर्यावरण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए जिससे कि बच्चा स्वतंत्र सोच निर्मित कर सके और विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़े, एक साथ मिलकर कार्य करने की इच्छा जागृत हो। तो ये चीजें आपकी होंगी, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता क्या है? विश्लेषण करना, स्मरण रखना, बोध और प्रयोग करना। बताइए, छोटा सा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? कमेंट किया कीजिए दोस्तों, कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि क्या है कैसे है, कुछ तो कमेंट किया कीजिए कि अच्छा बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला ही हो जाएगा, सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण संबंध स्थापित करने की योग्यता को विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विश्लेषण करना होता है, छोटे छोटे भागों में बांट करके उसको अंश तथा पूर्ण के बारे में बताना। ये थोड़ा सा है, फिर इसका पूरा भाग क्या होगा, ठीक, विश्लेषण करना होता है। चलिए, राइट आंसर फर्स्ट हो गया। शैक्षिक गतिविधियों पर आधारित शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? शैक्षिक गतिविधियों पर खर्च किया जाने वाला जो समय है उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, खर्च किए जाने वाले समय को अगर बढ़ाना हो तो आपको गतिविधियों का संक्रमण काल के लिए, गतिविधियों का जो संक्रमण काल होता है उसके लिए योजना बनाना होगा और समय सारणी लागू करने से समय का सदुपयोग हो सकेगा। कहाँ मिल रहा है आपको ऐसी चीजें? देखिए, कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजनाएं बनाना, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। देखिए, कोई भी चीज डिसिप्लिन से होता है, समय से होता है, उसी समय सारणी आप बनाए रहेंगे तो उतने समय तक उस चीज को करना ही होगा। तो गतिविधियों के लिए आप एक समय सारणी बना दीजिए, टाइम टेबल बना दीजिए, इस समय ये करना है तो बच्चे उस टाइम में वही करेंगे। ठीक है, राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रेरक अधिगम, इंडक्टिव लर्निंग। प्रेरक अधिगम जो है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? विपरीत है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम से है वही लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, विपरीत है, किस उपागम के विपरीत है? तो देखिए, प्रेरक अधिगम जो होता है प्रतिपादक शिक्षण उपागम के विपरीत होता है, प्रतिपादक शिक्षण उपागम के विपरीत होता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। याद कर लीजिए, कुछ चीजें याद करने की होती है, फैक्ट चीजें वहां समझना नहीं है, याद करना होगा आपको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संबंध में सत्य है? चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करते समय समस्या समाधान को सीमित करती हों। हाँ, बिल्कुल निकाल देना चाहिए। यहाँ पे आपका 27 का हो जाएगा बी ऑप्शन। अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। जी हाँ, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है?
देखिए फैक्ट आंसर है, कुछ फैक्ट आंसर और कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिलते हैं, मिला करके बनते हैं क्वेश्चन। तो वंदे मातरम आंदोलन ये आंध्र प्रदेश, आंध्र क्षेत्र का है, ये भी नोट कर लीजिए। आंध्र क्षेत्र का वंदे मातरम आंदोलन है। ये जो है निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल के विभाजन के समय देखिए हुआ था। बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप भारत में स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, नोट कीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बंगाल के विभाजन के समय हुई थी। तो ये आंदोलन पूरे भारत में चल रहा था। इसी समय जब ये बंगाल का विभाजन हुआ था, इसी समय आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन चला, जो कि स्वदेशी आंदोलन के रूप में ही चलाया गया था। ठीक है, इतना कुछ आपको यहाँ से जानने को मिला। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? जब आपका बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके फलस्वरूप चला था आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों को की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? कौन सी विदुषी थी जिन्होंने स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष का लेखन किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे के बारे में जानिएगा। ताराबाई शिंदे द्वारा स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक का लेखन कार्य किया गया था। इस पुस्तक में लैंगिक भेदभाव की आलोचना की गई है। ठीक है, क्या है इस पुस्तक में? लैंगिक भेदभाव की आलोचना की गई जो स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक रूप से व्याप्त थी। ताराबाई शिंदे, याद कर लीजिए, ताराबाई शिंदे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? आपका यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। भारत में 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों द्वारा अंग्रेज शिक्षा का प्रचार किया गया तथा इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को तैयार करना था जो क्लर्क के रूप में अपनी सेवा दे सके तथा कंपनी के प्रति वफादार रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 क्वेश्चन, जो कि है 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ कौन सा परिवर्तन हुआ? तो दोस्तों ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ परिवर्तन हुआ था, जो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कि भारत ब्रिटिश औद्योगिकरण उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया था। क्या हुआ था? बड़ा बाजार बन गया था, बड़े बाजार के रूप में प्रयोग किया, जहां अंग्रेजी उद्योगों से निर्मित उत्पादों को बेचा जाता था। क्यों, क्या हुआ था यहाँ पे? अंग्रेजी उद्योगों से निर्मित उत्पादों को बेचा जाता था। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर आपका फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे। भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्थायी समझौता। स्थायी समझौता के बारे में समझिएगा, कुछ जानिएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्थायी समझौता। देखिए ये कब हुआ, नोट कीजिएगा दोस्तों। 1793 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था। कब किया था? 1793 में गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था, जिससे कंपनी एवं जमींदारों के बीच भू राजस्व से संबंधित समझौता हुआ। इस अवस्था के तहत जमींदारों को ही भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया। इस व्यवस्था को तालुकदारी व्यवस्था कहते हैं। इस्तमरारी तथा जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? बेगम हजरत महल ने किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? तो लखनऊ से लिया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से सक्रिय भाग लिया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। विद्रोह कब हुआ था ये बताइए? 1857 के विद्रोह की बात हो रही है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से भाग लिया था और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत की थी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। 1858 का अधिनियम जो था, विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1858 ईस्वी में एक्ट पारित किया गया। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1858 में एक्ट पारित किया गया। ठीक, यही आपका राइट हो जाएगा। और इस एक्ट के तहत भारतीय प्रशासन के संचालन का कार्य कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया। क्राउन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत में प्रशासन का कार्य करने लगा, चलाने लगा। मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? पानी लेने वाले थे, अनिवार्य सेना के सदस्य थे,
मजदूर थे, बागान में काम करने वाले मजदूर थे। बताइए इसमें से क्या सही होगा? मध्यकालीन असम में पाइक, पाइक किसको बोला जाता था? दोस्तों मध्यकालीन भारत में पाइक सेना के पैदल सैनिकों को कहा जाता था। देखिए सेना के पैदल सैनिकों को कहा जाता था। कहाँ है आपका सेना के पैदल सैनिक? अनिवार्य सेना के सदस्य। अब इन्हें पाइक कहा जाता था, क्यों? क्योंकि ये भारत में पाइक सेना के पैदल सैनिकों को कहा जाता था, अनिवार्य सदस्य के रूप में ये होते थे। ठीक, मिनीग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? मिनीग्राम और नानदेशी ये निम्नलिखित में से क्या थे? तो ये चोल शासक परांतक प्रथम के उत्तर मेरुर अभिलेख में मिनीग्राम तथा नानदेशी संस्था का उल्लेख हुआ है। यह व्यापारी श्रेणियां थी। मिनीग्राम और व्यापारिक श्रेणी आंतरिक व्यापार करती थी, जबकि नानदेशी व्यापारिक श्रेणियां विदेशियों से व्यापार करती थी। देखिए दोस्तों इन दोनों में से किसी के बारे में पूछा जा सकता है। मिनीग्राम के बारे में भी मैंने बताया और नानदेशी के बारे में भी बताया। नानदेशी जो थी वो व्यापारिक श्रेणियां विदेशों से व्यापार करती थी और जो आपका मिनीग्राम था ये व्यापारिक श्रेणी आंतरिक व्यापार करती थी। ठीक है, तो आपका कहीं से भी आंसर आए आप यहाँ पे कर पाएंगे। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ की बात हो रही है यहाँ पे, चोल शासक परांतक। ठीक, डी ऑप्शन। नीचे कुछ स्थानों में वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण अर्थात साक्ष्य पाए गए हैं। आपको इसका मिलान करना है। स्थान का नाम एक तरफ है, एक तरफ है वर्तमान राज्य। पहला देखिए है चिरांद, दूसरा है कश्मीर, तीसरा है चिरांद के सामने कश्मीर, कोलडिहवा उत्तर प्रदेश और बुरझोम आंध्र प्रदेश, हालूर और बिहार। तो यहाँ पर है ABCD ऐसे करके कॉलम मिला हुआ है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखिए चिरांद, चिरांद जो है ये राज्य है, ये स्थान है, इसका राज्य कौन सा है? ये चिरांद जो है बिहार में पाया जाएगा। चिरांद जो है बिहार में पाया जाएगा। ठीक है, और कोलडिहवा, कोलडिहवा जो है ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश का है। कोलडिहवा उत्तर प्रदेश। बुरझोम कश्मीर का है, बुरझोम कश्मीर का है। और हालूर जो है बच गया, तो हालूर आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। हालूर आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। तो क्या हुआ, आप मिलान देखिए जब भी करेंगे तो इसी तरीके करेंगे। पहले का पांचवा, तो आप पहले लिखेंगे IV, पहले का पांचवा हो गया, दूसरा कोलडिहवे का दूसरा ही हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया। और फिर बुरझोम का पहला हो गया, और फिर हालूर का ये तीसरा हो गया। तो आपका यहाँ पे हो गया 4 2 1 3। 4 2 1 3 कहाँ पे है? 4 2 1 3 आपका C ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे C ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, ये वाला 4 2 1 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का बार बार नाम आया है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डॉट है बीच में, कितनी बार नाम आया है आपको बताना है। बार नाम आया है तो कितनी बार नाम आया है ऋग्वेद में? बताइए किसको पता है कितनी बार नाम आया है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में आपको देखिए बताते चले कि ऋग्वेद में गंगा व यमुना नदी का उल्लेख जो है एक एक बार हुआ है। वैदिक काल में सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। अब बार आया है तो आप यहाँ पे सोचोगे कि अगर नहीं पता होगा तो लगा देंगे लगभग 1000 बार या 12 बार। तो फैक्ट जानते रहिए दोस्तों, एक एक बार गंगा और यमुना नदी का नाम आया है ऋग्वेद में, सिर्फ एक एक बार। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? आपके ये 4 ऑप्शन है। देखिए केवल, मुझे तो जहाँ केवल दिखेगा मैं पहले उसे हटाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव नहीं है, पूछ रहा है पॉजिटिव क्वेश्चन की फॉर्म है, तो केवल को मैंने हटा दिया। अब बताइए आंसर क्या होगा? दोनों धर्मों में है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। ठीक, ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है। तो दोस्तों ये किसने कहा था ये चीज? ये जो कथन है ये ज्योतिबा फुले का है कथन। ज्योतिबा फुले, हाँ बी ऑप्शन में है। ठीक है, ज्योतिबा फुले। देखिए कुछ चीजों को तो आपको याद कर लेना होता है। ज्योतिबा फुले का देखिए जैसे कोई कोटेशन पढ़ते ही उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं था, ये किसने कहा था? ज्योतिबा फुले ने कहा था। ज्योतिबा फुले के बारे में देखिए सुनिएगा कि वो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और इन्होंने निम्न जातियों के उत्थान एवं उनके हितों के लिए अथक प्रयास किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, नोट कीजिए दोस्तों, ज्योतिबा फुले की पुस्तक है गुलामगिरी, में लिखा कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं। ये जो लिखा हुआ है कोटेशन, उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं, पूछा जा सकता है कि किस
लेख में है, तो ये उनकी पुस्तक थी गुलामगिरी, ये उसी की लाइन है। ठीक है, लिखा कि उच्च जाति को उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से नहीं। ये जो पूरी कोटेशन है यहाँ तक, ये पूरा इनकी इसी बुक में लिखी हुई चीज है। किसमें? गुलामगिरी, नोट कीजिएगा, गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले, महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे। शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के लिए बताइए कौन सा कथन उपयुक्त है? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। प्रजा में जो संतोष है वो बेहतर शासन करने में सहायता करता है, इसलिए दीवाने आम सामान्य लोगों के विवादों समस्याओं को समाधान के लिए शाहजहां द्वारा निर्मित कराया गया था, ताकि बेहतर शासन के द्वारा प्रजा को संतुष्टि प्रदान की जा सके। ठीक है, आगे पहला ही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे टिक कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तर मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते? कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही होगा, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वे सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। वहां पे उत्तर मेरू के शिलालेखों में निर्धारित नियम के कारण वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वो सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। उत्तर मेरू शिलालेखों में सभा के सदस्यों की योग्यता का जो उल्लेख किया गया है वो इस प्रकार है, नोट कीजिएगा दोस्तों। सदस्यों की आयु जो होती है वो 35 से 70 वर्ष के बीच होती है। तो सदस्य की आयु उत्तर मेरू के जो सभा सदस्य होते थे उनके सदस्यों की आयु थी 35 से 70 के बीच होती थी, और उन्हें वेदों का ज्ञान रखता हो, जो उसी का होता था, वेदों का जिसको ज्ञान हो, और 1/2 एकड़ भूमि का स्वामी भी होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए। 1/2 एकड़ भूमि का स्वामी होना चाहिए, जिसका स्वयं का घर हो, उसके पास स्वयं का घर होना चाहिए। तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तर मेरू के शिलालेख में निर्धारित नियम निर्धारण करने के लिए जो सभा का सदस्य होता था वो क्या क्या होना चाहिए था? उसका अपना स्वयं का घर होना चाहिए, 1/2 एकड़ भूमि का स्वामी होना चाहिए, वेदों का ज्ञानी होना चाहिए, और 30 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ क्या दिया था? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव थी ना, नहीं बन सकते थे। कौन नहीं बन सकता था? वे नहीं बन सकते थे जिन्हें हिसाब किताब नहीं दिया था, जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वो नहीं बन सकते थे। बाकी उनको क्या क्या हिसाब किताब देना था ये मैंने बता दिया आपको। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, सत्य नहीं है पूछ रहा है इसमें, तो बताइए क्या होगा? सत्य नहीं है, क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है। यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्राम प्रमुख ग्राम भोजका की नियुक्ति राजा द्वारा राजस्व एकत्रण के लिए किया गया था। यह पद वंशानुगत होता था, यह पद जो है वंशानुगत होता था। राजा ने उसकी कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया था। नहीं का पूछा गया ना, तो आपका ये नेगेटिव फॉर्म का क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म के आंसर में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? मृदा का जमाव, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना, अपक्षय की दर, और खाद मिट्टी, मृदा की मोटाई। बताइए क्या होगा यहाँ पे? देखिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मृदा के रासायनिक गुण और पारगम्यता की संरचना। मृदा के गुणों का जो निर्धारण होता है वो रासायनिक गुण तथा पारगम्यता की संरचना पर आधारित होता है। आपका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साधारणतया खोद के निकालने की प्रक्रिया को वृहद खान खनन कहते हैं। साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, वृहद खान खनन कहलाता है। समझाते चले कुछ बारे में इसके। पृथ्वी की सतह के अंदर जो दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम खनन कहते हैं। और खनिजों को कम गहराई मतलब धरातल के निकट ही में ही स्थित होते हैं, वे बहुत ज्यादा अंदर नहीं होते हैं। वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। पृष्ठीय स्तर जो ऊपरी स्तर होते हैं उसको हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवृत खनन कहते हैं, इसको विवृत खनन कहते हैं, जो कि बहुत ऊपर ही होता है, थोड़ा सा ही ऊपरी पृष्ठ को हटाया जाता है तो मिल जाने वाली जो चीजें होती हैं उसी को हम कहते हैं विवृत खनन। ठीक है, जैसे क्या क्या मिलता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो अत्यधिक गहराई में होती हैं उनको खनन द्वारा निकालने की विधि को
प्रवेधन। देखिए जो बहुत ज़्यादा गहराई में होती हैं उनको खनन द्वारा तो सभी चीज़ें निकाली जाती हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा गहराई में होती हैं वे प्रवेधन कहलाती हैं, वो विधियाँ प्रवेधन कहलाती हैं। लेकिन जो ऊपर ही होती हैं, बस ऊपरी पृष्ठ को हटा करके थोड़ा-सा ही खुदाई करके ही जो मिल जाती हैं, वो विवृत खान खनन कहलाती हैं। ठीक है? आई होप आप समझ पाए होंगे, क्वेश्चन कैसा भी बने आप कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए 46, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें कहाँ स्थित हैं निम्न में से? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की प्राचीनतम चट्टानें आर्कियन चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें हैं? आर्कियन चट्टानें। नोट कीजिएगा, आंसर तो आपका यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। बस जानते चलें इसके बारे में, कौन सी चट्टान सबसे प्राचीनतम है? आर्कियन चट्टानें। ये जो है दक्षिण भारत, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अफ्रीका, इन तीनों जगहों में पाई जाती हैं। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाई गई आर्कियन चट्टानें सबसे ज़्यादा प्राचीन है, इसलिए यहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया लगाया गया। ठीक है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी और कहाँ पाया जाता है? दक्षिण भारत में पाया जाता है। ठीक है? और दक्षिण अफ्रीका में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे प्राचीन कहाँ? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, क्या नाम है? आर्कियन चट्टानें। नोट कीजिएगा दोस्तों। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आर्थिक, तृतीयक, प्राथमिक या द्वितीयक? कच्चे माल को बताइए क्या कहा जाता है? कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली प्रक्रिया को हम कहते हैं द्वितीयक क्रिया। कैसे? कच्चे माल का जो प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करेंगे, तो पहले तो कच्चा माल है, लेकिन उसमें जब हम उसका निर्माण करेंगे तो वो द्वितीयक क्रिया कहलाएगी। जैसे कपास से सूती कपड़ा बनाना, विनिर्मित वस्तुएं कच्चे माल की तुलना में अधिक मूल्यवान हो जाती हैं। उसमें काम करना होता है, कारीगर लगते हैं और बाकी और क्रियाएं होती हैं, कुछ चीज़ें भी लगती हैं। तो कच्चे माल को अत्यधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलना जो है द्वितीय क्रिया कहलाती है। जैसे आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उपभोक्ता, उत्पादन, वितरण बताया मैंने जो कुछ एवं विनिमय के तरीकों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और ये देखिए क्या है? अपैची और क्रो। अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? बताइए, पहले आपने ये क्वेश्चन देखा था, अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? क्रो कौवा नहीं है दोस्तों, अपैची और क्रो क्या है? अमेरिका के म्यूजिक बैंड हैं, या पर्यावरण पर वृत्तचित्त है, या उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं, या कीनिया के घुमंतू खानाबदोश हैं? बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं ये। कौन कौन से? अपैची और क्रो। उत्तरी अमेरिका की जनजाति जो कबीलों में रहती हैं उनको क्या कहते हैं? उनमें अपैची एक जनजाति होती है और एक क्रो जनजाति होती है। एक अपैची जनजाति होती है और एक क्रो जनजाति होती है। एक अपैची जनजाति और एक क्रो जनजाति। कहाँ की? उत्तरी अमेरिका के कबीले की ये जो जनजातियां हैं। ठीक है, ऐसे अगर नहीं पता होगा तो तुक्का तो लगाते रह जाएंगे, क्या होगा क्या होगा। इसलिए पढ़िए और बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। अगर कहीं से कोई भी कमी महसूस हो रहा है तो कमेंट कीजिए कि कैसा चाहिए आपको क्लास, क्या इसमें हम और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? कागज उद्योग, पटसन उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, खाद्य तेल उद्योग। बताइए कौन सा होगा? 49 का आंसर क्या होगा? कागज उद्योग, पटसन उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, खाद्य तेल उद्योग। तो आपका हो जाएगा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान किस क्षेत्र को कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, या दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, या फिर भारत की कश्मीर घाटी। दोस्तों भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो होता है इसे हम विश्व का फलोद्यान कहते हैं। क्यों कहते हैं? सुनिएगा। विश्व का फलोद्यान भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र रसीले फलों से, जैसे कौन कौन से रसीले फल होते हैं? नींबू, संतरा आदि के लिए जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध है ये फल। कौन सा जगह? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र रसीले फलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नींबू, संतरा, ये रसीले फल यहाँ पर बहुतायत में पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन जहाजों के नौकायन में सहायता करता है? जहाजों के नौकायन में सहायता करता है ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं, या समुद्री धाराओं का क्षेत्र, या फिर उच्च ज्वारीय क्षेत्र, या फिर कम ज्वारीय क्षेत्र। बताइए क्या होगा? देखिए दोस्तों, उच्च ज्वारीय क्षेत्र होगा यहाँ पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा
सी उच्च ज्वारीय क्षेत्र। उच्च ज्वारीय क्षेत्र जहाजों के नौकायन में सहायता प्रदान करते हैं, जहां इसके द्वारा जहाजों को बंदरगाहों से आसानी से निकाला जाता है। ठीक। पृथ्वी पर प्रसारित या प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? कौन वापस पृथ्वी पर परावर्तित करता है? तो बताइए, ये तो आप बिल्कुल जानते होंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए, पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर आयन मंडल द्वारा परावर्तित किया जाता है। आयन मंडल तापमंडल की एक परत है। आयन मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तापमंडल की ही एक परत है आयन मंडल, इसलिए आप यहाँ पे आयन मंडल नहीं ढूंढेंगे। आयन मंडल कौन सा मंडल है? तापमंडल का ही एक परत है आयन मंडल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया बी। ऐसा ही क्वेश्चन कंफ्यूज करता है दोस्तों, जानते रहिएगा। आयन मंडल जो है तापमंडल की एक परत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि क्या होता है? जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो, या फिर निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे, या फिर प्रजातियों का सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न की जाए, या मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करती रहें। तो यहाँ पे देखिए निर्वनीकरण जो है मतलब वन ना लगाना, निर्वनीकरण जो है तथा भू अपरदन से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे तो आप आराम से लगा सकते हो। निर्वनीकरण बस समझिएगा, निर्वनीकरण का मतलब क्या होता है? वन का न होना, निर्वन हो जाना, निर्वनीकरण वन का न होना। और भू अपरदन चलता रहेगा तो क्या होगा? संतुलन बिगड़ जाएगा अपने पर्यावरण का, क्योंकि वृक्ष ही तो हैं, वन ही तो हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि कौन सा आंसर हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। प्राकृतिक संसाधन का अधिकतम प्रयोग सिद्धांत नहीं है, पूछा है ना, तो आपका राइट आंसर है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और पर्यावरण व्यवहार में परिवर्तन, मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग और जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उद्देश्य उसके देखभाल। तो सभी सही हैं, आपका नहीं भी पूछा गया है तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग नहीं होना चाहिए। दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 अंश पूर्व तथा 15 अंश पश्चिम पर स्थित है। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? देखिए, ये शहरों में अंतर पूछा गया है। मान लीजिए कि देखिए 0 अंश देशांतर के दोनों तरफ जो होता है 15 अंश पूर्व तथा 15 अंश पश्चिम देशांतर के मध्य की दूरी क्या होगी? 15 दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो ये 30 अंश हो जाएगा। और जब 1 अंश देशांतर तय करने में समय लगता है 4 मिनट, ध्यान दीजिएगा, 1 अंश देशांतर में समय लगता है 4 मिनट, तो 30 अंश देशांतर में कितना लगेगा? 4 3 12, 120 मिनट। तो कितना हुआ? 120 मिनट में कितने घंटे होंगे? 2 घंटे होंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 घंटे। ठीक है, इसको ध्यान देंगे आप। क्या ध्यान देना है? देखिए, 15 मिनट प्लस 15, ये एन और एम जो है पूर्व और पश्चिम को जब जोड़ेंगे तो आप 30 होगा अंश, 30 अंश हो जाएगा। अब जब एक देशांतर जो है आपका 4 मिनट का होता है, तो यहाँ पे 30 देशांतर पूछ रहा है, तो इसका इसमें इंटू हो जाएगा, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 120। और 120 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 आवर हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटा। आई होप आप समझ पाए होंगे। दूसरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 घंटे। न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या है? न्यूनतम वेतन अधिनियम जो है ये क्या है? न्यूनतम वेतन अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि वेतन निश्चित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम वेतन अधिनियम का मतलब यह है कि जो निश्चित न्यूनतम वेतन एक मानक बनाया गया है, उससे भी वेतन कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका डी ऑप्शन है कि निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, जो है उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप आसानी से समझ लेंगे। आगे बढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? याद करने की बात है दोस्तों, इसमें बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो यहाँ पे आपका अनुच्छेद 17 है, जो अस्पृश्यता के लिए अनुच्छेद 17 है। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने की घोषणा की गई है। अस्पृश्यता जो है अब दंडनीय अपराध है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? असमानता का मुख्य कारण क्या? जाति है या लिंग है
जाति है, लिंग है, गरीबी है, धर्म है। बताइए असमानता किस प्रकार आता है? बिल्कुल फैक्ट जाने वाली चीज़ है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग गलत चले जाएँ। देखिए जाति, असमानता क्या जाति से आती है, लिंग से आती है, गरीबी से आती है, धर्म से आती है? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों गरीबी से आती है। अगर गरीबी है, तो बहुत असमानता होगी। क्यों? क्योंकि उच्च वर्ग निम्न वर्ग में बाँट दिया जाएगा। गरीब हो तुम, अमीर गरीब बाँट दिया जाता है दोस्तों। इसी को यही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें भारत में असमानता का मुख्य लक्षण गरीबी ही दिखती है। भारत में असमानता का मुख्य लक्षण जो है गरीबी ही दिखता है, क्योंकि एक चलो देखिए समझिए कि 2-4 लोग सामने आए, ठीक है? एक लोग कार में हैं, अच्छे हाई स्टेटस से हैं, एक जो है नॉर्मल इंसान है, लेकिन क्या उसको देख कर के आप बता पाएँगे क्या उसकी जाति है? या फिर देख कर के आप उसका मतलब लिंग से तो कोई बात नहीं होता है। और धर्म क्या देख कर के पता चलेगा? नहीं, इतना कुछ देख कर के पता नहीं चलता है, लेकिन एक हाई स्टेटस वाला जो आदमी है, वो अगर एक लो स्टेटस वाले को देखता है, तो उसके अंदर ये हो जाता है कि मतलब एक असमानता की भावना उसके माइंड में सेट कर जाती है। अगर वो मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, बट ज़्यादातर यही चीज़ है, असमानता का मुख्य कारण गरीबी है। आगे बढ़ेंगे। संवैधानिक ज़्यादातर लोग देखिए जाति पर लगाते हैं और वहीं पे आंसर गलत हो जाता, ठीक है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, कौन-सा है बताइएगा ज़रा? पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है। तो देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की मदद ले सकता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है कौन सा? सी ऑप्शन राइट। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है अनुच्छेद 32 में, ठीक है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 में। याद कीजिएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों इतनी देर तक बने के लिए धन्यवाद, बने रहने के लिए। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो, और ये जो है आप ही के लिए बेनिफिट होगा, आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप पूरी तरीके से बने हैं, तो सोचो आप कितना नॉलेज इंक्रीज़ किए, कितना नॉलेज मिला आपको। इसमें से अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो उस दिन आप सोचेंगे, अगर आज आप बने रहते हैं, अगर आज आप 2 से 3 बार इसको बार-बार देखते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, रात-रात भर बैठकर देखिए, तो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएँगे और जब आप पेपर देकर आएँगे, तब आप कहेंगे कि हाँ, मैंने सही किया, मैंने देखा, अपना समय लगाया यहाँ पे, तो मैंने सही किया। आज मैं क्वालीफाई कर जाऊँगा, आज मेरा सही है, मैं कर जाऊँगी। ठीक है? चलिए, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसमें बताइए क्या सत्य होगा? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 5, ये याद रखिएगा, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 5। यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा दोस्तों। पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति पर बराबर हिस्सा होता है। हिंदू अधिकार संशोधन अधिनियम 2005, अधिनियम 2005 में हिंदू अधिकार अधिनियम जो था कि सिर्फ लड़के ही उत्तराधिकारी होते हैं, उसमें संशोधन किया गया और 2005 के तहत ये बताया गया है कि पुत्रों तो थे ही पहले, पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होगा। ठीक है? चलिए पहला आंसर ये आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने 60 क्वेश्चन देखा और ये 2014 का क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम 2015 का क्वेश्चन लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहिएगा और देखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए। अगर किसी भी तरह का कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, बताइए कि हम किस तरीके से क्वेश्चन आपको कराएं, क्या थोड़ा-थोड़ा कराएं या फिर ऐसे ही 60-60 पूरा करा दिया करें। सो फ्रेंड्स, अब एक ही महीना रह गया है, इसलिए मुझे यही सही लगा कि मैं पूरा 60-60 क्वेश्चन लेकर के आऊँ, जिससे कि आप लोगों की मदद हो सके। अब तो रात-रात भर पढ़ने का समय आ गया है दोस्तों। अगर आपने अभी तक अगर ईमानदारी से नहीं पढ़ा है तो अब पढ़िए, क्योंकि अब एक ही महीना है, एग्ज़ाम देना है और क्वालीफाई करना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे अगला वीडियो 2015 का लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।